नमस्ते सभी को। आज हम बिड्डी मेसन के जीवन के बारे में जानेंगे, जो एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला थीं और गुलामी में जन्मी और बाद में कैलिफोर्निया की सबसे अमीर महिलाओं में से एक बनी। उनका अद्भुत जीवन 19वीं सदी में अमेरिका में गुलामी की समाप्ति और पश्चिमी विस्तार दोनों को समेटे हुए है। आइए मेरे साथ मिलकर उनकी कहानी को जानें। बिड्डी मेसन का जन्म संभवतः 15 अगस्त 1800 को जॉर्जिया के हैनकॉक काउंटी में हुआ था। हालांकि यह विवरण पूरी तरह निश्चित नहीं है। उनका नाम जन्म के समय ब्रिजेट रखा गया था, लेकिन युवावस्था में उन्हें बिड्डी के नाम से जाना जाने लगा और उन्होंने अपना शेष जीवन इसी नाम के साथ बिताया। बिड्डी का जन्म गुलामी में हुआ था, क्योंकि उस समय जॉर्जिया अमेरिका के गहरे दक्षिण में गुलाम रखने वाला राज्य था और लगभग 50 साल तक यही स्थिति रही। और भी बुरा यह था कि बिड्डी को युवावस्था में माता पिता से अलग कर जॉर्जिया के प्लांटेशन मालिक रॉबर्ट स्मिथसन को बेच दिया गया। हालांकि उसकी युवावस्था और वास्तव में उसके शुरुआती वयस्क जीवन के अधिकांश वर्ष कठिनाई में और गुलामी में ही बीते, लेकिन इस दौरान उसने कई कौशल सीखे जो आगे चलकर उसके लिए समृद्धि का कारण बने। उदाहरण के लिए रॉबर्ट स्मिथसन के प्लांटेशन पर, जिन्होंने उसे 1820 के दशक में उसके मूल मालिक से खरीदा था, उसने कृषि और पशुपालन के बारे में बहुत कुछ सीखा। साथ ही वहां के अन्य सेवकों ने उसे लोक चिकित्सा के बारे में भी सिखाया, जो अफ्रीका से संयुक्त राज्य अमेरिका लाई गई थी और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाई गई थी। इन वर्षों के दौरान उसने दाई के कौशल भी सीखे। 1836 में बिड्डी को शादी के तोहफे के रूप में दे दिया गया था, या रॉबर्ट और रेबेका स्मिथ नाम के एक युवा दंपत्ति को बेच दिया गया था, जिनका प्लांटेशन मिसिसिपी राज्य के पश्चिमी हिस्से में था। वो अपने जीवन के अगले 10 साल वहीं बिताएगी। इस दौरान उसके 3 बच्चे हुए, सभी बेटियां थीं। एलन का जन्म 1838 और 1844 में हुआ था और हैरियट का जन्म 1847 में हुआ था। अनुमान है कि मालिक रॉबर्ट स्मिथ ही इन बच्चों का पिता था, पर इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। 1847 में कुछ मॉर्मन मिशनरी मिसिसिपी पहुंचे ताकि वे स्थानीय लोगों को यीशु मसीह के लैटर डे सेंट्स नामक नए चर्च में धर्मांतरित कर सकें, जिसे आमतौर पर एलडीएस चर्च या मॉर्मन चर्च के नाम से जाना जाता है। जोसेफ स्मिथ ने 1820 के दशक में न्यूयॉर्क के पश्चिमी हिस्से में इसकी स्थापना की थी, जब उन्होंने कई दिव्य रहस्योद्घाटन मिलने का दावा किया और बाद में ये चर्च काफी बढ़ा। जैसे जैसे वे बढ़े, वे अमेरिकी सीमांत पर एक सियोन खोजने पश्चिम की ओर बढ़ने लगे। 1840 के दशक तक उनके ठिकाने इलिनॉय, ओहायो और मिजौरी के कुछ हिस्सों में थे, लेकिन इन क्षेत्रों में चर्च की बढ़ती ताकत ने विरोध भी पैदा कर दिया और 1844 में स्मिथ की इलिनॉय में एक दंगे में हत्या कर दी गई। फिर भी उनके अनुयायी इस उद्देश्य के प्रति समर्पित रहे और मॉर्मन समूह आने वाले वर्षों में नए अनुयायियों की तलाश में दक्षिण और पश्चिम की ओर बढ़ते रहे। और ऐसा ही एक मॉर्मन समूह 1847 में मिसिसिपी में स्मिथ प्लांटेशन पर पहुंचा। मॉर्मन मिशन के मिसिसिपी पहुंचने के कुछ ही समय बाद रॉबर्ट स्मिथ ने एलडीएस चर्च को अपना लिया और फिर उन्होंने यूटा जाने का फैसला किया, क्योंकि मॉर्मन चर्च के नेता वहां एक नया सीमांत समुदाय स्थापित करने के लिए गए थे। वो परिवार और गुलामों को, जिनमें बिड्डी व उसकी 3 बेटियां थीं, साथ ले गए। ब्रिघम यंग ने जोसेफ स्मिथ के उत्तराधिकारी के रूप में अपने लोगों का नेतृत्व सॉल्ट लेक वैली की ओर किया और वहां एक बस्ती बसाई, जो बाद में मॉर्मनिज्म का केंद्र सॉल्ट लेक सिटी बनी। यही वो जगह थी जहां स्मिथ परिवार और वो बड़ा काफिला जिसका वे हिस्सा थे 1847 में गया था। 1848 में कोलोराडो पार करते हुए वे यूटा पहुंचे। रास्ते में बिड्डी की चिकित्सा दक्षता बेहद काम आई और वो काफिले की अहम सदस्य रहीं। यूटा पहुंचने पर स्मिथ और उनके समूह ने सॉल्ट लेक सिटी के पास कॉटनवुड कस्बे में बस गए। लेटर डे सेंट्स चर्च एक उन्मूलनवादी धार्मिक संप्रदाय नहीं था। वास्तव में ब्रिघम यंग अफ्रीकी अमेरिकी लोगों के प्रति स्पष्ट रूप से विरोध रखते थे और सॉल्ट लेक सिटी तथा आसपास की बस्तियों में दास्ता की अनुमति थी। हालांकि 1851 में यंग द्वारा एक निर्णय लिया गया, जिसने सतही तौर पर बिड्डी के लिए
अपनी आजादी पाने की संभावना खोल दी। 1848 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने मैक्सिकन अमेरिकी युद्ध की शांति संधि में टेक्सास से लेकर प्रशांत महासागर तक फैले विशाल क्षेत्र को हासिल कर लिया था। इसमें वह क्षेत्र शामिल था जिसे मैक्सिकन लोग अल्टा कैलिफोर्निया के नाम से जानते थे, लेकिन जो जल्दी ही अमेरिका का कैलिफोर्निया राज्य बन गया। इसी 1848 में कैलिफोर्निया में बड़े पैमाने पर सोने की खानों की खोज हुई थी, और जैसे ही इसकी खबर फैली, दसियों हजार की संख्या में सोने की तलाश करने वाले और अन्य साहसी लोग कैलिफोर्निया की ओर पश्चिम की तरफ बढ़ने लगे। 1849 की गोल्ड रश और उसके बाद के वर्षों में इस राज्य ने बहुत तेजी से विकास किया, और ब्रिघम यंग इस बात को लेकर चिंतित थे कि लेटर डे सेंट्स चर्च की कैलिफोर्निया क्षेत्र में उपस्थिति हो। इसलिए 1851 में उन्होंने दक्षिण पश्चिम की ओर कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो में एक मिशन भेजा। उन्होंने यात्रा पर जाने वालों को यह निर्देश दिया कि जब 1850 में कैलिफोर्निया को संघ में 31वें राज्य के रूप में शामिल किया गया, तो वो एक गुलामी मुक्त राज्य के रूप में शामिल हुआ था। इसलिए राज्य में गुलाम लोगों को नहीं रखा जा सकता था, और जो भी अपने गुलामों को यूटा से कैलिफोर्निया लेकर जाता, वो वास्तव में उन्हें उनकी आजादी दे रहा होता। इस प्रकार जब रॉबर्ट स्मिथ ने अपने परिवार और गुलामों के साथ कैलिफोर्निया मिशन में शामिल होने का फैसला किया, तो ऐसा लगा कि बिड्डी को जल्द ही उसकी आजादी मिल जाएगी। लेकिन स्मिथ की कुछ और ही योजनाएं थीं। रॉबर्ट स्मिथ ने कैलिफोर्निया पहुंचकर भी अपने गुलामों को आजाद नहीं किया, जबकि बिड्डी जैसे कई गुलामों को यह पता ही नहीं था कि राज्य में आते ही वे आजाद हो सकते हैं। साथ ही 1850 के शुरुआती वर्षों में कैलिफोर्निया के अधिकारी उन गुलाम मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने से हिचकिचाते थे जो गुलामों को लेकर राज्य में आते थे और उन्हें आजाद नहीं करते थे। इसी कारण बिड्डी और उनकी बेटियां कैलिफोर्निया पहुंचने के बाद सालों तक गुलामी में रहीं। 1855 में बिड्डी की बेटी एलन चार्ल्स ओवेंस नाम के एक स्वतंत्र अश्वेत व्यक्ति से मिलने लगीं। ओवेंस ने बिड्डी को बताया कि कैलिफोर्निया के कानून ने गुलामी पर रोक लगाई है और बिड्डी अपने और बेटियों की गुलामी के खिलाफ कानूनी अपील कर सकती हैं। ओवेंस ने उन्हें लॉस एंजलिस काउंटी कोर्ट में याचिका दायर करने में मदद की। बिड्डी को बोलने की अनुमति नहीं थी, लेकिन मालिक रॉबर्ट स्मिथ के अदालत न आने पर कैलिफोर्निया कानून के तहत बिड्डी और उनकी 3 बेटियों को आजादी मिल गई। इस तरह यह मामला जनवरी 1856 में स्थगित कर दिया गया, जब बिड्डी लगभग 38 साल की थीं। इस मोल पर बिड्डी ने अपना उपनाम मेसन रखने का फैसला किया। यह सैन बर्नार्डिनो के एक मॉर्मन व्यक्ति के मध्य नाम का हिस्सा था, जिसके लिए बिड्डी ने कुछ समय तक काम किया था और जिन्हें वो शायद सम्मान देती थीं। 1856 में आजादी मिलने के बाद बिड्डी और उनकी बेटियां ओवेंस परिवार के साथ रहने लगीं, जिन्होंने उनकी कानूनी मदद की थी। एलन ने जल्द ही चार्ल्स ओवेंस से शादी कर ली। बिड्डी ने एक नर्स के रूप में काम हासिल किया और जॉर्जिया में पली बढ़ी अपनी चिकित्सा कौशल का अच्छा उपयोग किया। इस पेशे में वह जल्दी सफल हो गईं, क्योंकि 1850 के अंत और 1860 की शुरुआत में कैलिफोर्निया में चेचक महामारी फैली थी, जिससे दाई के रूप में उनकी सेवाओं की मांग बनी रही। मेसन ने इस दौरान सादा जीवन जिया और अपने पैसे बचाए। 1866 तक उन्होंने इतना पैसा बचा लिया था कि वो लॉस एंजलिस के स्प्रिंग स्ट्रीट पर $250 में अपना खुद का घर खरीद सकें। यह एक सस्ता दाम था, क्योंकि उस समय स्प्रिंग स्ट्रीट लॉस एंजलिस के बाहरी इलाके में थी। लेकिन जैसे जैसे शहर तेजी से फैला, यह जगह अधिक केंद्रीय स्थान बन गई। इसे खरीदकर बिड्डी कैलिफोर्निया में संपत्ति रखने वाली पहली अश्वेत महिलाओं में से एक बन गईं और जल्द ही उनके पास और भी संपत्तियां हो गईं। उन्होंने जैसी मितव्ययिता आजादी के शुरुआती वर्षों में दिखाई थी, वही 1870 के दशक में भी रही, और बिड्डी ने बचाए हुए पैसों का इस्तेमाल शहर के किनारों पर सस्ती जमीन खरीदने में करना शुरू कर दिया, जिसे उन्होंने कुछ साल बाद अच्छे मुनाफे में बेच दिया। 1880 के शुरुआती वर्षों तक लॉस एंजलिस में संपत्ति की बढ़ती कीमतों के साथ बिड्डी ने काफी संपत्ति जमा कर ली और वहां व्यावसायिक इमारतें बनवाकर उन्हें ऑफिस स्पेस के रूप में किराए पर देना शुरू किया। अपने तेज व्यापारिक दिमाग और कैलिफोर्निया की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अपनी काबिलियत के चलते 1880 के आखिर तक
बिड्डी मेसन, वह महिला जिसका जन्म 70 साल पहले जॉर्जिया में एक गुलाम के रूप में हुआ था, उसने लगभग $3 लाख की संपत्ति जमा कर ली थी, जो आज के समय में लगभग $1 करोड़ के बराबर है। बिड्डी की गतिविधियां उनके व्यापार से कहीं आगे थीं। 1872 में उन्होंने और उनके दामाद चार्ल्स ओवेंस ने लॉस एंजलिस में पहला अफ्रीकी मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च खोला, जो शहर का पहला अफ्रीकी अमेरिकी चर्च था। चर्च की स्थापना और संगठन की बैठकें मेसन के घर स्प्रिंग स्ट्रीट पर हुई थीं। जिस जमीन पर चर्च बना, वो भी उन्होंने स्वयं दान की थी। मेसन की परोपकारिता और दानशीलता के लिए आज भी उन्हें व्यापक सराहना मिलती है। उन्हें शहर में अफ्रीकी अमेरिकी बच्चों के लिए पहला प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने में अहम भूमिका के लिए श्रेय मिलता है। जब उनकी निजी संपत्ति इतनी हो गई कि वे ऐसा कर सकें, मेसन ने स्थानीय चैरिटी व सामाजिक कार्यों में दान दिया। कुछ गतिविधियां काफी उल्लेखनीय हैं। उदाहरण के लिए, मेसन अक्सर अपने क्षेत्र की जेलों में कैदियों से मिलने जाती थीं, ताकि यह देख सकें कि उन्हें कानूनी सहायता देने के लिए क्या किया जा सकता है। 1880 के दशक में जब लॉस एंजलिस में भीषण बाढ़ आई और हजारों लोग बेसहारा हो गए, तो मेसन ने कई किराना दुकानों में अपने नाम से खाते खुलवाए और इन खातों के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों की खरीदारी का भुगतान कई हफ्तों तक करती रहीं। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने घर को अनाथालय और बेसहारा लोगों के देखभाल गृह में बदल दिया था। लोग यह रोज गरीबी से राहत पाने आते थे, और जब बिड्डी अब बाहर गेट पर उनसे मिलने में असमर्थ हो गईं, क्योंकि उनकी सेहत बिगड़ रही थी, तो उनके पोते उन्हें घर के अंदर ले आते थे ताकि वे उनसे मिल सकें। इन सब के चलते ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि लॉस एंजलिस की अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय में बिड्डी को दादी मेसन के नाम से जाना जाने लगा। मेसन का निधन 15 जनवरी 1891 को लॉस एंजलिस में 73 वर्ष की आयु में हुआ। हालांकि वह अपने समुदाय में अपनी परोपकारिता और धार्मिक गतिविधियों के लिए एक सम्मानित व्यक्तित्व बन चुकी थीं, फिर भी उन्हें शहर के बॉयल हाइट्स इलाके में स्थित एवरग्रीन कब्रिस्तान में एक बिना नाम की कब्र में दफनाया गया। लगभग 100 साल बाद ही उनके शुरुआती कैलिफोर्निया इतिहास में योगदान को पहचाना गया, जब 1988 में उनकी कब्र पर एक बड़ा समाधि पत्थर लगाया गया। एक साल बाद कैलिफोर्निया एफ्रो अमेरिकन म्यूजियम ने उनकी याद में प्रदर्शनी की और 16 नवंबर 1989 को बिड्डी मेसन दिवस घोषित किया। आज लॉस एंजलिस में बिड्डी मेसन मेमोरियल पार्क उनके सम्मान में उनके नाम पर रखा गया है। इस तरह उनके समय के एक सदी बाद मेसन की अद्भुत कहानी को आम जनता के बीच और अधिक पहचान मिली। बिड्डी मेसन पर इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह रोचक लगा होगा। नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप उनके जीवन के बारे में क्या सोचते हैं, और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो वो भी कमेंट्स में जरूर लिखें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और नोटिफिकेशन भी ऑन कर रखा है, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। अगर आप मेरे अमेज़न स्टोर के प्रोडक्ट्स जैसे माइक्रोफोन, कैमरा, ऐतिहासिक वस्तुएं या किताबें देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन का लिंक चेक करें। और खैर, मेरी तरफ से बस इतना ही। तो मैं आप सबसे फॉरगॉटन लाइव्स के अगले एपिसोड में मिलूंगा। धन्यवाद।